नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है हम 2018 में आए हुए क्वेश्चन पेपर जुलाई में जो पूछा गया था, योगा का एग्जाम हुआ था नेट जेआरएफ के अंतर्गत, उसके क्वेश्चन आंसर पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक वे से डीप डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम पार्ट 9 करेंगे और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया आप प्ले लिस्ट में जा करके वो पार्ट्स देख सकते हैं। और यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर स्टडी के रूप में तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9। सबसे पहला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 इनको एक साथ मिलान करना है हमें। तो दोस्तों जो प्रश्न है बुक्स के जो राइटर हैं जिन्होंने लिखा है इस बुक्स को उनके राइटर पूछे गए हैं। अब ये बुक्स है कौन सी, तो आपको ध्यान रखें ये मुख्य योग के भाष्य हैं। योग के भाष्य हैं, योग के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं योग सूत्र पर, उनके अलग अलग वर्तमान में जो मौजूदा ग्रंथ हमें मौजूद हैं, भाष्य जिन्हें हम बोलते हैं, वो दिए गए हैं और उनके राइटर्स दिए गए हैं। तो इनका हमें मिलान करना है। तो इनका मिलान करते हुए ये दोस्तों ये रटने की चीज है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो बात करें तत्व वैशारदी की, अगर तत्व वैशारदी की हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक है आपके वाचस्पति मिश्र, इन्होंने लिखी है तत्व वैशारदी को। नेक्स्ट है योग वार्तिक। योग वार्तिक की अगर हम बात करें तो ये लिखी है विज्ञान भिक्षु जी ने। इसके अलावा है हमारा मणिप्रभा। मणिप्रभा की अगर हम बात करें तो ये लिखा है रामानंद यति जी ने। और योग सुधाकर जो है अंतिम योग सुधाकर, इसके राइटर जो है सदाशिवेंद्र सरस्वती जी। इस प्रश्न का अगर हम आंसर फाइंड आउट करें तो ए का अपना 2 होना चाहिए, माने आपका दो ऑप्शन जो है बिल्कुल 101% राइट हो जाएगा। तो इसके साथ में दोस्तों आपको याद रख लेना है, इसको इतना नहीं है कि आपने प्रश्न किया और आगे चले गए आपको आंसर पता लग गया। तो इन सभी को आप कंठस्थ कर लेंगे, कंठस्थ करना है, रटना है इन सभी को कि कौन से बुक का कौन राइटर है। तो इनको ध्यान रखना है। विज्ञान भिक्षु की दो रचनाएं हैं, योग वार्तिक भी उन्हीं की रचना है और इसके साथ में योग सार संग्रह, योग सार संग्रह भी विज्ञान भिक्षु जी की ही रचना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको कल को प्रश्न कोई और रूप में घुमा करके एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इन सभी राइटर्स के आपको कौन किसका किसने भाष्य किया है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका योग सूत्र से पूछा गया है। इसमें अभ्यास बताया गया है और परिणाम कहते हैं कोई भी हम इनमें से ये प्रैक्टिसेस हैं वो जब हम करते हैं तो उनसे हमें रिजल्ट कैसे मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्रिया योग की। क्रिया योग अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है, ये कहाँ पर क्रिया योग का सूत्र देखें तो दूसरे अध्याय का आपको पहला जो सूत्र है वो क्रिया योग का ही मिलता है, जिसमें कहा गया है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। फिर उसका जो दूसरा सूत्र है उसमें इसका परिणाम बताया गया है। तो इसका दूसरा जो सूत्र दिया गया है क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थश्च, ये सूत्र दिया गया है। तो इट मींस बी का अपना क्या होगा परिणाम, क्रिया योग का परिणाम होता है क्लेशों को तनु करना, बी का 2 हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें बाकियों का तो अपर वैराग्य की बात करते तो अपर वैराग्य की बात करें तो अपर वैराग्य से क्या होता है संप्रज्ञात समाधि होती है। अपर वैराग्य से हमेशा ही संप्रज्ञात समाधि होती है। उसके बाद में आता है आपका पर वैराग्य। पर वैराग्य से क्या होता है असंप्रज्ञात समाधि होती है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि से आपको क्या मिलता है कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये दोस्तों ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपका प्रश्न बन जाएगा। इस प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 भी है, दो जगहों पर है। आगे अगर हम सी में देखें तो सी में हमें इजीली डिफरेंस पता चलेगा। सी का 1 तो सी का 1 है और डी का जो है आपका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो डी का 2 भी है। तो इट मीन्स हमारा जो 4 आंसर है वो बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पर। तो हम इस ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा 4 आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ये आपका प्रश्न जो है घेरंड संहिता से पूछा गया है, घेरंड संहिता से। अब आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है घेरंड संहिता में समाधियां कितनी बताई गई है, कल को ये प्रश्न आ सकता है। तो घेरंड संहिता में 6 समाधि बताई गई है। कल को ये प्रश्न बने तो आपको ये ध्यान रखना है। 6 समाधियों की बात करें तो छहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी समाधि कैसी है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ध्यान योग समाधि, तो ध्यान योग जो समाधि होती है वो हमेशा ही शांभवी मुद्रा से होती है, ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस
पेपर्स में। नादयोग समाधि की बात करें तो वो किससे होती है, आपकी भ्रामरी से होती है, भ्रामरी कुंभक जो होता है उससे होती है। यहाँ पर इन्होंने मिस टाइप हुआ एग्जामिनर के द्वारा, मुद्रा वर्ड यूज कर दिया है, हालांकि भ्रामरी हमें पता है कुंभक होता है, मुद्रा नहीं होती। फिर है रसानंद समाधि। रसानंद योग समाधि की बात करें तो रस जिसमें आता है, किसमें आता है, खेचरी मुद्रा में आता है, ये रसानंद समाधि होगी आपकी। इसके अलावा है फिर आपका लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि की बात करें तो ये योनि मुद्रा से होती है। तो इस प्रकार अगर इस प्रश्न का अगर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ए का आपका 3 होना चाहिए, तो ए का 3 आपको तीसरे ऑप्शन में मिलता है, और बी का भी आपका 4, सी का 1 और डी का जो है आपको 2 मिल जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, और इनको देख लेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों 2 समाधियां और है, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान योग हुई, नाद योग हुई, रसानंद हुई, लय योग सिद्धि हुई, और क्या है आपकी भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि, भक्ति योग समाधि की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे होती है, इष्ट देव की भक्ति से, इष्ट देव की भक्ति से। ओके, इसके अलावा और कौन सी है, मनोमूर्छा, मनोमूर्छा समाधि। तो मनोमूर्छा की जब हम बात करते हैं ये किससे होती है, मूर्छा नामक कुंभक से। तो ये 2 अलग समाधियां हैं, 6 समाधियां। कल को आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन सी समाधि 6 समाधियों में वर्णन नहीं की गई, तो ये 6 की 6 समाधियां हैं, इसके अलावा कोई भी समाधि इसके अंतर्गत नहीं आती। तो एक इनको आप इंपॉर्टेंट है, इनको नोट रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 84 नंबर प्रश्न पर। 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न जो है साइकोलॉजी से पूछा गया दोस्तों। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको ये सारे सारे वर्ड जो है क्लियर हो जाएंगे ना। तो इस प्रश्न को हम इंग्लिश में देखेंगे। तो जब इंग्लिश में 84 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है एंडरसन, एंडरसन ने कौन सी थ्योरी दी थी, एंडरसन ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एंडरसन ने दी थी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। इसके अलावा सेकंड जो है आपका गार्डनर, गार्डनर ने क्या किया था, गार्डनर की अगर बात करें तो गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात बताई थी, कहते मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये गार्डनर होवर्ड पूरा नाम था इनका, इन्होंने दी थी। नेक्स्ट जो है स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग की अगर बात की जाए तो ये किसने दिया था, ये इन्होंने दिया था ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने बुद्धि का त्रि अनुक्रमिक सिद्धांत बताया था। और इसके बाद में है सैसी, सैसी की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था, सैसी ने बताया था आपका बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आंसर इन्होंने बताई थी, ये थ्योरी बताई थी। तो इस प्रकार अगर आंसर की हम देखें तो ए का ऑप्शन 2 होना चाहिए, तो ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिलता है, और आपका जो आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है यहाँ पर। तो इस चीज को दोस्तों नोट कर लेंगे, ये थ्योरी किसने कौन सी बताई थी। 85 नंबर पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 को मेल करना है। अब यहाँ पर विटामिन B1, B2, B12, B3 दिया गया है। तो अगर हमें विटामिन बी के बारे में सभी का अच्छे से पता हो तो क्या हम इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, विटामिन B1 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी के कारण होता है, ये रोग जो होता है इसका रोग का नाम क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 का नाम बेरी बेरी होता है। B2 की बात करें तो क्या होता है, एंगुलर स्टोमेसिस होता है, एंगुलर स्टोमेटिस। B3 की बात करें तो पेलेग्रा होता है। B12 की बात करें तो परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस। B9 की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब इस प्रश्न को हमें देखना है कि इस प्रश्न के अनुसार हमारा क्या आंसर हो सकता है। B1 की बात करें तो अपने को अच्छे से पता लग गया कि बेरी बेरी ही होगा, B1 बेरी बेरी होगा। नेक्स्ट है B2, B2 क्या है, B2 की बात करें तो आपका एंगुलर स्टोमेटिस होगा, एंगुलर स्टोमेटिस हो गया। और उसके बाद में बात करें B12 की, B12 से क्या होता है आपका, ये ध्यान रखेंगे B12 से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। बट क्यों ऑप्शन आपको जो है, ऑप्शन ही आपको इन चारों में से देखेंगे तो परनीशियस एनीमिया का नहीं दिया गया। तो आप कौन से एनीमिया का तो चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि B12 से और B9 से, इन दोनों से एनीमिया होता है, इन दोनों का नाम एनीमिया का अलग अलग है। B9 से मेगालोब्लास्टिक होता है कि आरबीसी में आपका जो एनीमिया शुरुआत में ही आरबीसी का साइज जो होता है मेगा रूप में बनता है, बड़े रूप में बनता है, तो इस कारण से वो एनीमिया हो जाता है, पर मेच्योर नहीं हो पाती आरबीसी B9 में। तो और B12 में जो होता है वो आपका क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, परनीशियस एनीमिया, जिसमें आपके कोबाल्ट की कमी हो जाती है इस कारण से, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है आपका। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि B12 का ऑप्शन अब आपको, क्योंकि एनीमिया तो दिया गया है, परनीशियस एनीमिया नहीं दिया गया, तो आप इसकी जगह पर क्या चुन सकते हैं यहाँ पर, मेगालोब्लास्टिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके B12 में भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो होता है हमें चुनना होता है एग्जाम में, तो इस तरीके से भी हम चुनते होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें B3 की, तो B3 तो अपने को क्लियर पता ही है, B3 जो होता है पेलेग्रा नामक डिजीज से होता है। तो दोस्तों बार बार मैं समझाता हूँ कि जब हमें ऑप्शन जो सूची में मिलानी होती है, तो वहां पर हमें एडजस्टमेंट बैठानी होती है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि हमें पता है B12 परनीशियस एनीमिया के लिए है, परंतु हमारी मजबूरी ये है कि हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को, तभी हमारा प्रश्न ठीक हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया गया परनीशियस एनीमिया। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न की सटीकता जांचे, तो ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 कई जगहों पर है। सी में देखते हैं, बी का भी 3 कई जगहों पर है। सी में देखते हैं तो सी में क्या है, सी का आपका 4 है, तो सी का 4 यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें ए आपका 2 होना चाहिए और बी जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए और सी जो है आपका 4 होना चाहिए और डी जो है 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 86 नंबर प्रश्न। यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई है और साथ में उनकी प्रैक्टिस बताई गई कि कौन सी डिजीज में कौन सा आसन फायदा करता है, तो ये बताया गया दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सा आसन किस में फायदा करता है, ऑप्शन देखते हैं ध्यान से, तो जो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस होता है, सर्वाइकल माने एक तरह से कमर दर्द के अभ्यास से जुड़ा, सर्वाइकल कहाँ होता है, आपके रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपरी जो गर्दन वाला हिस्सा है वहां पर आपका सर्वाइकल होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास होता है बैक बेंडिंग के। तो बैक बेंडिंग के अभ्यास की अगर बात करें तो ये केवल और केवल भुजंग आसन है यहाँ पर, तो आपका बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में आपके वेजाइनल जो पार्ट होता है, ओवेरीज वाला होता है, उनका जो होता है एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है, मतलब जननांगों की, तो उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है आपका तितली आसन, बटरफ्लाई पोज जिसको बोलते हैं, आपका गर्भावस्था में सबसे बेस्ट होता है। मोटापे की अगर बात करें तो मोटापे के लिए सबसे अच्छा आसन है नौकासन, क्योंकि पेट की चर्बी जो होती है बिल्कुल बहुत ही जल्दी से उससे जो होती है बर्न आउट होती है, उससे आपने किया होगा कभी। फिर उसके बाद है मधुमेह मतलब डायबिटीज, डायबिटीज के लिए आपको पता है कि जहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होना चाहिए, आपके पेनक्रियाज पर, तो पेनक्रियाज पर सबसे ज्यादा प्रेशर किसकी वजह से आता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन की वजह से आपका पेनक्रियाज सबसे ज्यादा प्रेशराइज होता है। तो सी का आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो ए का आपका 3 होना चाहिए और बी का जो है आपका 1 ऑप्शन होना चाहिए। तो ए का 3 और बी का 1 आपका ऑप्शन नंबर 2 में ये स्टिक मिल रहा है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रश्न का बिल्कुल 101% राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया हमसे, सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, ये हमें हठ प्रदीपिका के अनुसार बतानी है। तो अगर इसमें हम देखें, पहला ही प्रश्न आपको दिया गया है कि नेति जो है, नेति किससे सुमेलित है, माने नेति के क्या क्या लाभ है। नेति की अगर बात करें तो अगर आप हठ प्रदीपिका को देखोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा कपाल शोधनी चैव, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी और जत्रु ऊर्ध रोगों नाश, और जत्रु ऊर्ध मतलब ऊर्ध जत्रु रोगों का नाश करती है नेति। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जत्रु रोग हो जाएगा। जत्रु कौन से होते हैं, आपके क्लेविकल बोन से जो ऊपर के रोग होते हैं, जत्रु बोलते हैं आपके क्लेविकल बोन से, ब्यूटी बोन, तो उससे ऊपर के जितने भी रोग होते हैं उनसे जो नाश, उन रोगों का नाश करने वाला कौन होता है, नेति को कहा गया, सूत्र नेति की बात की गई है। नेक्स्ट अगर देखें धोती की, तो धोती में अगर बात करें तो धोती के लिए कहा गया है कि कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगांश विंशति, ये 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करती है। कास मतलब खांसी और श्वास मतलब श्वास रोगों का भी नाश करती है कौन, धोती। तो इसके लिए अपना धोती उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आप त्राटक की बात करें या बस्ती की बात करें, बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो बस्ती जो होती है, बस्ती तीनों दोषों को शांत करने वाली त्रिदोष नाशक कही गई है, एकमात्र ऐसा षटकर्म है जो त्रिदोष नाशक है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ में क्या कहा गया, त्रिदोष नाशक होने के साथ में अंतःकरण की प्रसन्नता लाती है, धातु इंद्रियों की प्रसन्नता लाती है, धातु और इंद्रिय की प्रसन्नता लाती है, ये ध्यान रखें दोस्तों। और त्रिदोष नाशक है, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि बस्ती जो होती है गुलम रोगों का भी नाश करती है, ये भी आपके हठ प्रदीपिका में दिया गया है, तो सी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपका जो त्राटक है, त्राटक क्या होता है, आपके तंद्रा रोगों में लाभकारी बताया गया, नेत्र रोग और तंद्रा रोगों में लाभकारी बताया गया है, जिसे त्राटक के लिए ये भी कहा जाता है कि इसे सोने की पेटी के समान संभालना चाहिए, सोने की पेटी के समान। तो ये यहाँ से कल को प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, इनको नोट करेंगे आप, सोने की पेटी के समान संभालने के लिए बात कही है, ठीक है। तो किसको कहा गया, त्राटक के लिए यूज है।
साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि त्रिदोष नाशक जो है कौन सा षटक्रम है, त्रिदोष नाशक कौन सा है, बस्ती है। एकमात्र बस्ती के अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों दोष नाश हो जाते हैं, इनका इम्बैलेंस जो होता है ठीक हो जाता है। तो ये कल को प्रश्न बन सकते हैं, आप इन पर ध्यान जरूर देंगे। अब इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। ए का आपका 2 होना चाहिए और बी का जो है 3 ऑप्शन होना चाहिए। ए का 2, बी का 3 ऑप्शन होना चाहिए, दो जगहों पर है तो आपको अभी और देखना है। सी जो है आपका 4 आंसर होना चाहिए। सी में 4 अगर देखें तो आपको केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज मिल रही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप देख लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, जिसमें अपने को मिलान करना है कि जो व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान किसको बोलते हैं, लेक्चर मेथड जो होता है, लेक्चर मेथड जो होता है, लेक्चर मेथड जो होता है वो किस चीज के लिए सबसे बेस्ट रहता है। लेक्चर मेथड जो होता है, अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ कहीं पर क्लास में आकर के, आपको 1 घंटे का लेक्चर दिया और फिर चला गया, तो ये क्या गृह कार्य है, होमवर्क है, नहीं। क्या आपके कौशल स्किल को इंक्रीज करेगा, नहीं। ये केवल औपचारिक शिक्षण होता है, मतलब एक तरह से जो परंपरागत शिक्षण चला आ रहा है उसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। औपचारिक शिक्षण है ना, कि अपनी फॉर्मेलिटी जो है पूरी करता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है। उसके बाद में हम कहें ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा विधि जिसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो बोलते हैं, वो किसके लिए होता है। ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी कुछ कोई समस्या दे दी गई, सपोज आपको समस्या दी गई कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो अब क्या करेंगे हम 10-12 बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग जो है, या फिर 10-12 देशों के जो प्रधान लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये बैठेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे कि इसका समाधान कैसे। ग्रुप डिस्कशन हमेशा ही समाधान खोजने के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें प्रदर्शन विधि, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेट जो मेथड होता है उसका योग में क्या मेथड है कि जब आपकी स्किल अच्छी है ना, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आप बार बार किस चीज को। मैं कहता हूँ कि आप मुझे सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे बार बार, तो आप जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपकी स्किल इंक्रीज होती है, मतलब स्किल से रिलेटेड है। अगर स्किल अच्छी नहीं है तो आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, कौशल का पता लगता है हमें डेमोन्स्ट्रेट से। तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट आपकी कौशल से हो जाएगा। और अगर बात करें आपकी बाकी की, निर्देशित अभ्यास विधि, मतलब एक तरह से आपको निर्देश दिया गया और प्रैक्टिकल आपसे करने के लिए कहा गया एक्सरसाइज, तो वो क्या है, एक तरह से घर कार्य होमवर्क के रूप में आपको बता दिया कि ये करके आना है और फिर आप अभ्यास करेंगे उसका कहाँ, घर जा करके। तो एक तरह से ये होमवर्क में आ जाता है आपका। तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखें तो आपका ए का 3 होना चाहिए और बी का आपका 4 होना चाहिए। ए का 3 जो है आपको और बी का 4 ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है, जो आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर 3 जो है पूर्ण रूप से आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका पार्ट 9 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 88 तक क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमें करने के लिए पैराग्राफ देखना होगा। तो क्योंकि उस समय 12 क्वेश्चन पैराग्राफ में आते थे, 6-6 क्वेश्चन करके 2 पैराग्राफ आते थे, वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले वो वीडियो आपके तक पहुंचे। और यदि आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हम आपको सिस्टमेटिक स्टडी करवाएंगे लाइव क्लासेस के थ्रू। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।